नमस्कार, आदाब, बहुत-बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम नज़र और नज़रिया। मैं हूँ आपके साथ बुशरा खानम फहद। सुबह 7 बजे से ही झारखंड, महाराष्ट्र और 5 राज्यों की 15 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग का सिलसिला लगातार जारी है। जहां पर झारखंड में कुछ जगहों पर सिर्फ 4 बजे तक ही वोटिंग हो पाएगी, तो पूरे राज्य की अगर हम बात करते हैं तो 5 बजे तक का ही वक्त है। लेकिन महाराष्ट्र की अगर हम बात करते हैं तो महाराष्ट्र में 6 बजे तक आप वोट डाल पाएंगे। यानी कि अभी भी अगर आप अपने घरों से बाहर नहीं निकले हैं, अगर आपके एरिया में आप जहां आप रहते हैं वहां पर चुनाव है, तो अपने घरों से बाहर निकलिए। अभी भी आपके पास वक्त है अपने उस कीमती वोट का इस्तेमाल करने का। तो अपने घर से बाहर निकलें और उस कीमती वोट का इस्तेमाल करें और जो बदलाव है उसके आप साक्षी बने। जब हम बात कर रहे हैं, अभी चुनाव 4 बज गए हैं और 3 बजे जो लास्ट अपडेट चुनाव आयोग की तरफ से किया गया है, उसमें अगर झारखंड की बात करते हैं तो 61.47% तक मतदान वहां पर हुआ है। वहीं महाराष्ट्र की बात करें तो वहां महाराष्ट्र में डिसअपॉइंटिंग थोड़ा है। महाराष्ट्र में 45.53% तक मतदान हुआ है। इसमें अगर वोटिंग परसेंटेज की और पैटर्न की अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा जो वोटर टर्नआउट है वो गढ़चिरौली में देखने के लिए मिला है महाराष्ट्र के, और सबसे कम मुंबई में, यानी कि शहरी इलाकों में। लगातार हम ये देखते रहे, पिछले चुनावों की भी बात करें हम और अब की भी अगर हम बात करें तो शहरी इलाकों में वोटर टर्नआउट कम रहता है बनिस्बत जो ग्रामीण इलाके हैं उसमें, और यही बीजेपी के लिए सबसे ज्यादा चिंता की बात है। महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश तक की अगर हम बात करें तो हंगामेदार ये पूरा वोटिंग का आज दिन रहा है, और अभी भी हंगामे का सिलसिला अलग अलग जगहों पर जारी है। और सबसे ज्यादा जो परेशान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं वो उत्तर प्रदेश की हैं। यूं तो वहां पर सिर्फ 9 सीटों पर ही विधानसभा की उपचुनाव हो रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत वहां पर झोंकी हुई है। विपक्ष का कहना है कि पुलिस अधिकारी जो हैं और पुलिस कर्मी जो हैं वो बीजेपी का पट्टा डालकर वो वहां पर लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल कर रहे हैं। और लगातार वो तस्वीरें आपने देखी होंगी, अभी भी जो आप स्क्रीन पर तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर पुलिस वाले वोटर आईडी चेक करते हुए वोटर्स की नजर आ रहे हैं, उनको बाहर भेजा जा रहा है, उनको वोट डालने नहीं दिया जा रहा है। और ये सब कुछ सबसे ज्यादा हो रहा है उन इलाकों में जहां पर मुस्लिम मतदाता हैं। और ये पहली बार नहीं हो रहा है, इससे पहले लोकसभा चुनाव में भी हमने देखा है, इससे पहले उपचुनाव में भी हमने देखा है कि कैसे जहां जहां मुस्लिम मतदाता हैं या फिर वो इस तादाद में है कि वो हार और जीत का फैसला करें, उन्हें अपने घरों से बाहर नहीं निकलने दिया जाता। वो निकलकर अगर वोट करने जाते हैं तो उनको हैरास किया जाता है, उनकी वोटर आईडीज जो है वो पुलिस वाले चेक करते हुए नजर आते हैं, और उनके साथ इस तरह का बर्ताव किया जाता है या तो वो थक कर वापस चले जाएं और दोबारा लौट कर ना आए, या फिर उनको इस तरह से ह्यूमिलिएट किया जाए कि उन्हें लगे जैसे वो इस देश के नागरिक ही ना हो। इस तरह का बर्ताव किया जा रहा है, यानी कि लोकतंत्र और संविधान जो खतरे में बात जो लगातार विपक्ष करता है वो कहीं ना कहीं आज उत्तर प्रदेश से आती इन तस्वीरों से साफ तौर पर देखने के लिए आपको मिलता है। अखिलेश यादव की अगर आप ट्विटर टाइमलाइन चेक करेंगे, आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, तो आपको दर्जनों, एक दो नहीं दर्जनों आपको इस तरह की वीडियोस नजर आ जाएंगी जहां पर पुलिस बल का इस्तेमाल किया जा रहा है। अखिलेश यादव का ये कहना है कि चुनाव आयोग की इंद्रियों ने काम करना बंद कर दिया है, इसलिए वो मूक दर्शक बना हुआ है, ना तो उसे सुनाई दे रहा है और ना ही उसे दिखाई दे रहा है। जब अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें ये कहा कि अधिकारी जो है वो अपना हश्र सोच लें। बाकायदा तौर पर उन्होंने 10 अधिकारियों के नाम भी लिए हैं। उसके बाद चुनाव आयोग हरकत में आता है और 7 पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है, क्योंकि वो वोटर आईडीज, वो जो आधार हैं और तमाम जो शनाख्ती कार्ड हैं उनको चेक करते हुए नजर आ रहे थे, जो कि उनका काम ही नहीं है। उनका काम सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर को देखना है और बाकी काम है चुनाव आयोग का और वहां मौजूद मतदान केंद्रों पे मौजूद उनके अधिकारियों का, कि वो चेक करें कि सब कुछ ठीक है या फिर नहीं। बुरखे को लेकर भी विवाद लगातार
और बीजेपी की तरफ से खड़ा किया गया और जो मुस्लिम मतदाता हैं उनको हर जगह पर टारगेट किया जा रहा है ताकि वो वोट ना डाल सकें। उसके बावजूद भी अगर उत्तर प्रदेश की भी हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में सबसे कम जो वोटिंग परसेंटेज रहा है वो गाजियाबाद का रहा है, जो कि शहरी पूरा इलाका है, और सबसे ज्यादा जो वोटिंग परसेंटेज रहा है वो कुंदरकी का रहा है, जो मुरादाबाद जिले का विधानसभा सीट है। तो इससे भी आप ये समझिए कि बीजेपी क्यों बौखलाई हुई है, उसकी समझ नहीं आ रहा है कि वो आखिर क्या करे, क्योंकि जहां उसको लगता है कि उसका वोटर है, यानी कि ज्यादातर शहरी इलाके, वो वोटर्स जो हैं वो बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं है। तमाम तरह के हथकंडे बीजेपी ने अपनाए हैं, पैसे का अथक इस्तेमाल किया है, साम दाम दंड भेद की सियासत उसने की है, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण उसने किया है। जिस भी तरीके से, जिस नीचे स्तर पर जाकर जिस भाषा का, जिन हथकंडों का इस्तेमाल किया जा सकता था, वो सब कुछ भारतीय जनता पार्टी ने किया और अभी भी कर रही है। उसके बावजूद भी उसको शायद ये लग रहा है कि मनचाहे नतीजे उसके सामने नहीं आ रहे हैं। यही वजह है कि हताश निराश होकर वो इन तमाम चीजों पर उतर गई है। कल तो आपने देखा ही होगा कि कैसे राष्ट्रीय महासचिव खुलेआम पैसे बांटते हुए पैसों के साथ पकड़े गए। बैकफुट पर अब बीजेपी है और अब वो दूसरे तरह के षड्यंत्र जो है महाविकास अघाड़ी को लेकर, सुप्रिया सुले और नाना पटोले का जो चेकिंग है उसका स्क्रीनशॉट्स लेकर तरह तरह की बातें और जो वीडियो है उसको फैलाया जा रहा है और अपने जो एक तरह से अपने आप का बचाव करती हुई नजर आ रही है। लेकिन उसके बाद वो और ज्यादा घिर गई है क्योंकि सुप्रिया सुले ने भी इसको लेकर पूरा मोर्चा खोल दिया है। तो आप ये देखिए कि आज वोटिंग होनी है, वोटिंग हो रही है तमाम जगहों पर। 5 बजे तक का वक्त है, यानी कि कुछ जगहों पर 1 घंटे तक का ही वक्त है और कुछ बूथों पर झारखंड में सिर्फ 4 बजे तक और महाराष्ट्र में 6 बजे तक वोटिंग हो सकती है। लेकिन इस सब के बीच जो चुनाव आयोग का रवैया है, जिस तरह से वो मूक दर्शक बना हुआ है, जो अलग अलग तस्वीरें महाराष्ट्र से भी हमारे सामने आई हैं, जहां पर बाकायदा तौर पर जो कांग्रेस की जो कैंडिडेट हैं उन्होंने बोगस वोटर्स को वहां पर पकड़ा है। लगातार कांग्रेस ने इसको ट्वीट किया है। इसके अलावा अलग अलग जगहों पर भी इस तरह की तमाम खबरें सामने निकलकर आई हैं और महाराष्ट्र में भी कई एक दो जगहों पर हाथापाई भी हुई है। धीमी वोटिंग को लेकर झारखंड से लेकर महाराष्ट्र तक तमाम जगहों पर इसकी शिकायतें दर्ज हुई हैं। यानी कि बीजेपी को लेकर विपक्ष लगातार ये इल्जाम ये लगाता रहा है कि चुनाव आयोग बी पार्टी की तरह काम करता है, जिस तरह से निष्पक्ष होकर उसको काम करना चाहिए वो नहीं करता है। यानी कि पूरे सरकारी अमले का इस्तेमाल होगा, चुनाव आयोग का इस्तेमाल होगा, धन बल का इस्तेमाल होगा, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण होगा, सब चीज का इस्तेमाल होगा ताकि चुनाव जीता जा सके। इसीलिए विपक्ष ये कहता है कि लोकतंत्र और संविधान खतरे में है और हमें इसे बचाना है और ये विचारों की सीधे तौर पर लड़ाई है। 2 दिन का वक्त बीच में और 23 तारीख को ये पता चल जाएगा कि किसकी आखिर झारखंड और महाराष्ट्र में सरकार बनने जा रही है और उससे बहुत कुछ तय होना है। सिर्फ झारखंड और महाराष्ट्र में ही नहीं बल्कि दिल्ली में भी बहुत कुछ बदल जाएगा अगर नतीजे वो नहीं आए जो बीजेपी सोच रही है। और आज इसी पर हम चर्चा करेंगे कि ये वोटिंग परसेंटेज क्या बताती है। जो कुछ उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक हमें देखने के लिए मिल रहा है, झारखंड में धीमी वोटिंग का जिस तरह का इल्जाम लगाया जा रहा है, उस सबको कैसे देखा जाए। चुनाव आयोग का ये खेल, पुलिस बल का ये इस्तेमाल, अधिकारियों का ऐसे काम करना जैसे कि वो निष्पक्ष हो के नहीं बल्कि एक पार्टी की बी टीम बनकर काम कर रहे हो। ऐसे में कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। उसके बावजूद अगर फिर भी हम ये देखें कि विपक्ष मजबूती से ना सिर्फ चुनाव लड़ रहा है बल्कि आगे अगर होता हुआ नजर आ रहा है तो उसको कामयाबी के तौर पर देखा जाए। 2 खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं, स्क्रीन पर दोनों मेहमानों को आप ले आइए। इस पर हमें चर्चा करना बेहद जरूरी है कि तमाम तस्वीरें जो आ रही हैं आखिर ये क्या बताती हैं। स्क्रीन पर आप मेहमानों को ले आइए। मेरे साथ जम्मू आनंद जी हैं, महाराष्ट्र से मेरे साथ जुड़े हैं और महाराष्ट्र की तस्वीर को बताएंगे। पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, जाना माना चेहरा हैं। जम्मू आनंद जी, बहुत बहुत स्वागत, इस्तकबाल आपका कार्यक्रम में। और डॉक्टर सुनीलम जी, अगर आप जुड़ पाए हो तो आपका भी स्वागत, और अगर अभी तक नहीं जुड़े तो आप प्लीज रिकनेक्ट कर लीजिए, आपका फ्रेम जो है वो फ्रीज हो गया है जी। जम्मू आनंद जी, सवाल मेरा आपसे, महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश तमाम तस्वीरें आप देख रहे होंगे,
और लगातार अखिलेश यादव जिस तरह से सवाल उठा रहे हैं, जिस तरह से चौकन्ना होकर पूरा विपक्ष महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश और झारखंड में काम करता हुआ नजर आ रहा है, क्या आपको लग रहा है उसके बावजूद ये जो हथकंडे बीजेपी अपना रही है, जिसका इल्जाम विपक्ष लगा रहा है कि पुलिस अधिकारी भी अंदर बीजेपी का पट्टा पहनकर काम कर रहे हैं, चुनाव आयोग बीजेपी की बी टीम बनकर काम कर रही है, तो फिर आगे आप क्या कुछ देख रहे हैं और जो वोटिंग परसेंटेज है वो क्या कुछ बताता है? बुशरा जी नमस्कार। मैं इस मुद्दे पे दो बातें कहना चाहूँगा। एक, कि चुनाव आयोग अपनी ओर से वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाने के दृष्टिकोण से पूरे राज्य में अलग अलग प्रकार के अभियान वो पिछले 15 दिन से चलाते रहा है, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज कम हो रहा है। ये भी एक मसला चुनाव आयोग के सामने है कि अ, वजह क्या है, जब हम इतनी बड़ी यंत्रणा और इतने पैसे इसमें लगते हैं और सब कुछ होने के बावजूद लोग घर से क्यों नहीं निकल रहे हैं। अब चुनाव आयोग को लगता है कि उसके कहने पे लोग घर से निकलेंगे। खैर जो भी हो, लेकिन मत प्रतिशत बढ़े, इसके लिए चुनाव आयोग ने बहुत सारे कार्यक्रम इस बार हमने देखने को मिला, जो अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में, कहीं कलेक्टर के माध्यम से तो कहीं म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के माध्यम से कार्यक्रम किए गए। लेकिन फिर भी जो एक ट्रेंड है, वो ट्रेंड ये है कि शहरों में मत प्रतिशत तुलनात्मक रूप से कम होते जा रहा है। पिछले चुनाव के तुलना में अभी कम होगा और ग्रामीण की तुलना में शहर में कम होगा। इसी महाराष्ट्र में जहाँ बंबई में चुनाव का प्रतिशत काफी कम है अब तक का, जो मतलब परसेंटेज है, लेकिन वहीं आप देखेंगे गढ़चिरौली में वो 55% क्रॉस कर गया है। मतलब गढ़चिरौली में करीब करीब 75% जाएगा, क्योंकि गढ़चिरौली एक ऐसा जिला है जहां आज भी शहरीकरण जो है वह नहीं हुआ है। तो शहरीकरण में मतदाताओं में बड़े पैमाने पर चुनाव में भाग लेने के प्रति उदासीनता बढ़ते जा रही है। इसके दो कारण हो सकते हैं। एक, के राजकीय पार्टियां जिस तरीके से प्रचार कर रही है, उस प्रचार में लोगों को ऐसा लग रहा है कि शायद हमारे मुद्दे ही नहीं है उसमें। तो फिर जब हमारे मुद्दे ही नहीं है तो हम क्यों भाग लें। या फिर चुनाव की प्रक्रिया को शहरों में जिस तरीके से बनाया जा रहा है, जिसमें आम आदमी की कोई भागीदारी ही नहीं है, तो इसके लिए उसको ऐसा लगता है कि जब मैं इस प्रक्रिया का हिस्सा ही नहीं हूं तो मैं वोट क्यों देने जाऊं, मैं क्यों किसी को जिताऊं या किसी को। या फिर आपको लगता है कि शहरी वोटर ज्यादातर बीजेपी का वोटर माना जाता है और बीजेपी के पास उन्हें परोसने के लिए कुछ नहीं है, तो उनका जो वोटर है वो उदासीन है। ये हमने लोकसभा में भी देखा था और अब हम विधानसभा में भी देख रहे हैं, और यही परेशानी बीजेपी को सबसे ज्यादा सताती है। इसीलिए वो अलग अलग टाइम पर जो वोटिंग की डेट्स है वो चेंज करवाने के लिए जाती है, चाहे हरियाणा की बात करें या यूपी के उपचुनाव की बात करें। और दूसरा, आप सही कारण बता रहे हैं कि लोगों की जो परेशानियां हैं, दैनंदिन जीवन के जो मुद्दे हैं, वो मुद्दे तो दूर होना तो छोड़िए और गहराते जा रहे हैं। इसीलिए भी लोगों की एक उदासीनता बढ़ रही है। और दूसरी बात है कि जो उच्च मध्यम वर्ग है और जो एलिट बोलते हैं, ये वैसे भी वो मतलब लाइन में खड़े होके अपना नंबर आने तक रुकने के लिए अपने आप को अपमानित महसूस करते हैं। उनको लगता है कि भाई अपना काम तो वैसे भी होता ही है, फोन करके होता है, दोस्ती में हो जाता है, जीतने वाला तो अपना ही होता है। तो इसके लिए वो भी एक जो घटक है शहरों का, वो अभी वोटिंग में भाग नहीं लेना चाहता है। ये बात अलग है कि शहरों में बीजेपी का मतलब एक प्रकार से पकड़ ज्यादा है। बीजेपी की पॉलिटिक्स से भी लोग कहीं ना कहीं उदासीन हो रहे हैं। शहरों में आज के जमाने में अगर आप कटेंगे तो बटेंगे तो कटेंगे की बात करोगे या 80 बनाम 20 की बात करोगे, हिंदू मुस्लिम का नैरेटिव चलाएंगे, तो शहरों का मतदाता वैसे ही इन सब बातों से उबा हुआ है। ये सारी बातें हैं जो मत प्रतिशत को कम कर रही है और जो चिंता की बात है। जहां तक चुनाव आयोग का सवाल है, चुनाव आयोग तो अब चुनाव आयोग संसदीय संस्था, संवैधानिक संस्था नहीं रही है, वो किताबों में रह गई है। अब वो
नरेंद्र मोदी, अमित शाह और बीजेपी की एक चुनाव परिकोष्ठ जिसको अपन बोल सकते हैं, वो उसमें तब्दील हो गया है। और इसीलिए उनका पूरा काम, उनका कामकाज आका को खुश करने, आका के अनुकूल जो है कि चुनाव का प्रोग्राम जाहिर करने, और सत्ताधारी यानी बीजेपी से जुड़े हुए नेता हो, मंत्री हो या कार्यकर्ता हो, उन पे अगर आरोप लगे तो उन आरोपों को नजरअंदाज कर देना, विपक्ष की बात को सुनना नहीं। विपक्ष ने अगर चाहे कितने भी प्रूफ्स जो है वो लाके दिखा दे, तब भी चुनाव आयोग टस से मस नहीं हो रहा। और उसका जिंदा जीता जागता उदाहरण महाराष्ट्र में कल जो 5 करोड़ रुपए के नोट बांटते हुए कोई और नहीं, स्थानिक कार्यकर्ता नहीं, विरार का स्थानिक बीजेपी का पदाधिकारी नहीं, ऑल इंडिया का केंद्रीय महासचिव जो बंबई से दिल्ली पिछले कई सालों से शिफ्ट हो गए हैं, ऐसा केंद्रीय पदाधिकारी पकड़ा जा रहा है। और हमने देखा क्योंकि वो बीजेपी का है तो पुलिस हतबल है, अरेस्ट नहीं की। देने वाले को, लेने वाले को अरेस्ट कर देना चाहिए था। अगर ऐसा ही कोई विपक्ष का नेता पकड़ा जाता तो क्या हाल होते उसके। अब तक तो उसके तमाम घर के ठिकानों पे ईडी और इनकम टैक्स की रेड पड़ जाती कि भाई यहां तुम अगर बांट रहे हो तो घर पे कितने पैसे हैं। वो डायरी तक जब्त नहीं हो पा रही है, जिस डायरी में नाम लिखे हुए हैं, जिस डायरी में 15 करोड़ की बात हो रही है। तो मैं ये उदाहरण इसलिए देना चाह रहा हूं कि चुनाव आयोग हो चाहे पुलिस बल हो, ये सारे अब बीजेपी और आका नरेंद्र मोदी के इशारे पे काम कर रहे हैं। अब उनको कोई लाज लज्जा बची नहीं है कि हम नागरिकों के सेवक हैं, हमारी पगार ये आम जनता के करों के माध्यम से मिलती है। अब उनमें कोई शर्म और हया रही नहीं है। मुझे लगता है कि एक नागरिक समाज होने के नाते ये बहुत बड़ा खतरा हमारे सामने है। और जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं कि भाई मुसलमान होना गुनाह है क्या, मैं जानना चाहता हूं। देश का प्रधानमंत्री जो जो महाराष्ट्र में 4 दिन में जिनको यह समझ आई कि बटेंगे तो कटेंगे, इससे कुछ होने वाला नहीं है, तो एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। तो भाई फिर एक किनके साथ रहना चाहते हैं आप, एक किसको करना चाहते हैं आप। और आप इस देश में मुसलमानों को नागरिक मानना नहीं चाहते। अगर वो नागरिक है तो उन्हें क्यों रोका जा रहा है मतदान में भाग लेने से? कौन रोक रही है? पुलिस? क्या कार्रवाई हो रही है? इलेक्शन कमीशन क्या कहना चाहता है? तो मतलब ये खुलकर महाराष्ट्र में तो होना संभव नहीं है। महाराष्ट्र में तो बटेंगे कटेंगे ये नारा ही जिसको कहते हैं ना पवेलियन में भेज दिया गया वापस। बीजेपी के भी नेताओं ने इसका विरोध कर दिया। लेकिन उत्तर प्रदेश की तासीर और तस्वीर इस वक्त अलग है। वहां लोगों को लड़ना पड़ रहा है, ये कहना पड़ रहा है कि हम इस देश के नागरिक हैं, हमारा मतदान है। पुलिस कौन होती है? पुलिस सड़कों पे रोक रही है। पुलिस सड़कों पे रोक रही है तो मैं जानना चाहता हूं चुनाव आयोग हो या उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का रिटर्निंग ऑफिसर कहां है? वो जो कलेक्टर होता है वो रिटर्निंग ऑफिसर होता है उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का। वो एक प्रकार से चुनाव आयुक्त होता है। खबरें वो भी देखते हैं। आजकल तो सरकारी कार्यालयों में, सारे बड़े अधिकारियों के कार्यालयों में टीवी होती है और टीवी में समाचार ही चलते रहता है। तो ऐसे वक्त यूपी के कलेक्टर क्या कर रहे हैं? कोई तलब नहीं कर रहे हैं। मतलब मैं ये हैरान है कि इस प्रकार से अगर सरकार और संवैधानिक संस्थाएं देश के नागरिकों को ही अपना अधिकार को इम्प्लीमेंट करने से, मतदान में भाग लेकर अपना वोट डालने से अगर रोक रही है तो ये तो बहुत खतरनाक स्थिति है। ये ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, ये ब्रेकडाउन ऑफ रूल ऑफ लॉ है। ये हिंदू राष्ट्र थोड़ी अभी बन गया है और बनेगा नहीं। लेकिन अगर हिंदू राष्ट्र नहीं भी बना है तो आप इस देश के अंदर इस तरीके से व्यवहार, कसम खाएंगे संविधान की, संविधान को लगाएंगे माथे पे और सपना लेके कारोबार करेंगे हिंदू राष्ट्र के समान, मनुस्मृति के समान, तो ये नहीं चलेगा। तो ये खतरनाक बातें हैं। लेकिन एक अच्छी बात यह है
कि हुँ, जनता की ताकत के सामने किसी सत्ता की ताकत, किसी संवैधानिक संस्था की ताकत, किसी पुलिस की ताकत टिक नहीं सकती। और ये सारा काम बदलने का काम इस देश की जनता, आम नागरिक कर रहे हैं, करते रहेंगे। आने वाले दिनों में और बीजेपी की पीछेहट होगी। मैं आपको यकीन से कहना चाहता हूं कि महाराष्ट्र हो या झारखंड, सरकार बीजेपी की बनने नहीं जा रही। और जी, इसीलिए बड़ी बात कह रहे हैं महाराष्ट्र आप। में तो जी, महाराष्ट्र में तो इंग्लिश में कहते हैं ना, राइटिंग ऑन द वॉल्स। तो मोदी हुँ, भी भाग गए, अमित शाह भी मैदान छोड़ के भाग भाग गए। और भिजवाए किसको? नोट के बदौलत वोट खरीदने के लिए अपने महासचिव को काम पे लगाए। और वो भी महासचिव ओबीसी का नेता। कल से महाराष्ट्र के अंदर ये चित्र बन गया है कि बीजेपी वाले पकड़वाते किसको हैं? बंगारू लक्ष्मण को पकड़वाते हैं, दलित है। कहने के लिए हमने दलित को अध्यक्ष बनाए, लेकिन उसका टर्म भी पूरा होने देते नहीं, उसको बदनाम कर देते। और दूसरा पकड़वा दिए तावड़े को, वो भी ओबीसी का। हुँ, तो मतलब एक चेहरा इनका ये है कि हम जात पात मानते नहीं, हम काबिलियत पे अपना नेतृत्व में लाते हैं, और दूसरी तरफ उनको बदनाम भी कर देते हैं। तो इसके लिए पूरा ओबीसी महाराष्ट्र के अंदर कल से जो टीवी में चल रहा है कि भाई आखिर अगर तावड़े अगर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में पैसे बांट रहे हैं, तो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से तो बीजेपी की सरकार बनने वाली नहीं है। तो ऐसे कितने नेता लगे हैं अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी में, बैग लेके डायरिया में लिख रहे हैं कि किसको कितना देना है। पकड़ा जा रहा है तावड़े, वेरी गुड। जी, तो इसका मतलब यह हुँ, है कि बीजेपी के अंदर वो ब्राह्मणवादी शक्तियां, उच्च वर्णीय शक्तियां, वो पसंद नहीं करती, वो मौके की तलाश में रहती है, कब कांड कर दे, कब निपटा दे। तो ये जी, सारा जो हो रहा है, इससे बीजेपी की हुँ, हालत खराब है। और ये सारे जो बीजेपी के जो धंधे हैं ना, इसका कहीं ना कहीं मैं हुँ, बताता हूं कि ऐन चुनाव के प्रक्रिया में मतदाताओं को निराश करने में मदद करती है। लोगों को लगता है क्या लगा ये सब, बिल्कुल, हटाओ। हुँ, तो हुँ, हाँ, बट एट द एंड ऑफ द डे, जिसको अपन कहेंगे, जी, आम जो मतदाता है, आम जो नागरिक है, वही इस देश का हुँ। मालक है। वही इस देश को बचाएगा भी, वही इस देश को बदलेगा भी। बिल्कुल, और उसी से ही उम्मीद है, और जब वो वोट करने के लिए निकलता है अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ने के लिए, क्योंकि उसको पता है उसके पास सिर्फ एक हथियार है, और वो हथियार है जो उसे संविधान ने दिया है, वो है वोट करने का। लेकिन जब वो बड़ी तादाद में अपने घर में अपने बच्चों को अपने ज़रूरी काम छोड़कर जब घरों से महिलाएँ, बुजुर्ग निकलते हैं वोट देने के लिए, और ख़ास तौर पर वो मुसलमान हों, तो उनको वोट डालने नहीं दिया जाता है। उनको भगाया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है, ज़लील किया जाता है, और इस तरह से किया जाता है कि वो आइंदा शायद वोट करने से पहले 100 बार सोचें कि वो जब घर से बाहर निकलेंगे उनके साथ क्या-क्या हो सकता है। क्योंकि तमाम तस्वीरें हम ये देख रहे हैं, वोटर आईडी उनके हाथ में है, शनाख्ती कार्ड उनके हाथ में है, नहीं पर्चियाँ बुशरा उनके जी, हाथ आप में हैं, बुशरा जी, पर्ची छीनी आप उनसे जा रही है। जी, आप बहुत डाइल्यूट फॉर्म में बोल रहे हैं कि उनको वोट नहीं दिया। उनको ये जताया जा रहा है कि आप इस देश के नागरिक नहीं हो। दिस इज मोर जी, सीरियस। चुनाव तो 5 साल में एक बार आएगा, लेकिन नागरिक तो हर पल हुँ, जीना है। तो उन्हें यह जताया जा रहा है कि आप इस देश के नागरिक नहीं हो। जी। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात आप ये कह रहे हैं, और बिल्कुल जैसा कहा जाना चाहिए वैसे ही आपने बात को रखा है। डॉक्टर सुनीलम, बहुत-बहुत स्वागत आपका, और मेरा सवाल महाराष्ट्र से लेकर झारखंड, झारखंड से लेकर उत्तर प्रदेश, तमाम तस्वीरें आपने देखी। उत्तर प्रदेश से आती तस्वीरें तो बहुत बड़ा सवालिया निशान पैदा करती हैं। इससे पहले हमने रामपुर में था, लोकसभा चुनाव में भी देखा था, इसी तरह की तस्वीरें आई थी, उसमें इज़ाफ़ा ही देखने के लिए मिलता है। भले ही बड़ी-बड़ी बातें चुनाव आयोग की तरफ से की जाएँ, लेकिन अगर इतना सजग अखिलेश यादव
उनके कार्यकर्ता, उनके जो कैंडिडेट्स हैं वो अगर नजर ना आते, इतने आक्रामक ना नजर आते, तो ये 7 जो अधिकारियों का सस्पेंशन हुआ है ये भी नहीं होता। एक तरह से धमकाया है अखिलेश यादव ने कि वो अपना हश्र सोच लें, जो इस तरह से काम करते हुए नजर आ रहे हैं बीजेपी का पट्टा पहनकर। और महाराष्ट्र में भी कई जगहों पर बोगस वोटिंग की खबरें आई हैं कि कैसे जो बीजेपी के नेता हैं, शिरनी की मैं बात कर रही हूं, बीजेपी के नेता हैं, उनका कॉलेज है और वहां से जो बच्चे हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, वो वोट कर रहे हैं। उनका वोट कहीं और बहुत दूर 300 किलोमीटर दूर धुले में है, लेकिन वो शिरडी में वोट कर रहे हैं आके लाइनों में लगकर। और जब कांग्रेस की ही जो कैंडिडेट है वो आकर उनको बाकाया तौर पर रंगे हाथ पकड़ती है, कांग्रेस की तरफ से ट्वीट भी किया गया है। और इसी तरह की और तस्वीरें नागपुर से अलग अलग जगहों से हमें देखने के लिए मिली हैं। और इस सब के बीच विपक्ष चुनाव लड़ रहा है और जो लोग चेंज चाहते हैं वो वोट कर रहे हैं। कैसे देख रहे हैं आप इस पूरी चुनावी प्रक्रिया को और अब तक के वोटिंग परसेंटेज को? जी, पहली बात तो ये कि मैं बधाई देना चाहता हूँ जम्मू आनंद जी ने, क्योंकि इनके यहाँ गढ़चिरौली के अंदर 3 बजे तक 63% मतदान हुआ। बहुत सारे लोग जो है जम्मू आनंद जी को जो जानते हैं, तो गढ़चिरौली का मतलब ये है कि जो लोग मूलवासी हैं, वो मूलवासी अपने महाराष्ट्र के लिए चिंतित हैं, अपने वोट के लिए चिंतित हैं। और उनका वोट देना ये बताता है कि वो समाज को बचाने के लिए वो वोट देने का काम कर रहे हैं, लोकतंत्र को बचाने का वो काम कर रहे हैं। ये वो इलाका है जहां पर कि बहुत काम हुआ है। डॉक्टर ब्रह्मदेव शर्मा जी वहां पर लगातार जाते थे और वहां पे तमाम सारे कोऑपरेटिव्स हैं, तमाम सारे तेंदुपत्ता वाले ऐसे वहां के यूनियंस हैं जिन्होंने कि आदिवासियों को बहुत एक तरीके से प्रशिक्षित करने का काम और जागरूक करने का काम संविधान को लेकर के किया है। दूसरी बात जो है सबसे दुखद ये है कि देखिए गाजियाबाद में अगर 3 बजे तक 27% पोलिंग होती है और मुंबई में 39.86% पोलिंग होती है, तो हम लोगों के ये जो पूरा एक मिथ बना हुआ है ना कि गांव के लोग और शहर के लोग, तो शहर के लोग कितने ज्यादा समझदार हैं, कितने जागरूक हैं, कितने अपने अधिकारों के प्रति चिंतित हैं, ये वाली बात निकल करके आ जाती है। तो जिन्हें बिना पढ़ा लिखा कहा जाता है, मतलब देसी भाषा में अंगूठा बहादुर उनको बोलते हैं, वो लोग तो बढ़ चढ़ करके वोट कर रहे हैं। और ये आज की बात नहीं है, हम लगातार देखते हैं, हर चुनाव के अंदर देखते हैं, शहरों के अंदर बहुत पोलिंग परसेंटेज कम होता है और गांव के अंदर बहुत ज्यादा होता है। और इससे एक बात का नतीजा तो सामने आता है कि असल में जो लोग गोदी मीडिया के अंदर जो लोग दिखलाई देते हैं, जिनको सो कॉल्ड ओपिनियन मेकर्स कहा जाता है, वो असल में उन्हें इस देश के लोकतंत्र की, संविधान की चिंता उस तरीके से नहीं है जिस तरीके से चिंता दूर दराज के इलाकों के लोगों को है। और दूर दराज के लोग जब अपने अधिकार के लिए जाकर के वोट डालते हैं तो उनको कम से कम उनकी आस्था है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल क्या है? सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर माओवादी पकड़े जाते, नक्सलवादी पकड़े जाते, फर्जी एनकाउंटर होते तो गढ़चिरौली के अंदर होते हैं। और ये कहा जाता है कि ये तो संविधान को ही नहीं मानते हैं, ये तो संविधान से अलग जो है कोई ऐसी फोर्सेस हैं जो पूरे देश को चुनौती देना चाहती हैं। और ऐसे ही लोगों को जो है फिर जाके भीमा कोरेगांव के नाम पे फंसाया जाता है, फर्जी मुकदमे उनके ऊपर लगाए जाते हैं। मेरा मतलब है कि भाई जो टेस्ट है वो तो आज ही की तारीख में ही है ना, कि कौन वोट दे रहा है, कौन नहीं दे रहा, कहाँ दे रहा, नहीं दे रहा, ये एकदम अलग बात है। लेकिन कम से कम ये दे रहे हैं। मेरे यहाँ पर भी मध्य प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा जो वोट पड़ा था वो आदिवासी इलाके में रतलाम के विधानसभा क्षेत्र में पड़ा था ना। 90% से ऊपर वोट पड़ा था। आदिवासी एक नौजवान है, वो वहां से जो है कमलेश डोडियार, वो वहां से जीता, इंडिपेंडेंट एमएलए बना, वो आदिवासी बना था। तो खैर इसको लेके आगे बढ़ते हैं। मेरा ये कहना है कि हम देखिए जो मूल काम है इलेक्शन कमीशन का, वो मूल काम है कि लोगों को वो बूथ तक पहुंचाने के लिए एक तरीके से तैयार करें। पॉलिटिकल पार्टीज का भी यही काम है कि वो उसको तैयार करें। लेकिन ये एक पूरी तरीके से अटर फेल्योर है कि अगर मतलब लोग वोट डालने में इंटरेस्टेड ही नहीं है शहर में। अगर हम देखें भी तो गढ़चिरौली 63% अगर है तो 61% झारखंड है।
और उसके बाद में हम्म। आप देखें तो महाराष्ट्र जो है वो 45% उसके एवरेज आ रहा है। तो आप जी। महाराष्ट्र के अंदर जहां इतना जबरदस्त टसल चल रहा है, इतनी बड़ी मतलब वैचारिक लड़ाई हो रही है, आर पार की हो रही है कि मतलब हमको महाराष्ट्र को बचाना है, और कोई लोग कह रहे हैं कि महाराष्ट्र को अडानी अंबानी को कब्जा कराना है। इतनी बड़ी जब लड़ाई चल रही है, उसके प्रति भी लोगों की ये जो पूरी एक उदासीनता है, उसके पीछे कारण ये हम्म। है कि जो पूरा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, उसके अंदर अगर विनोद तावड़े 5 करोड़ के साथ में पकड़े जाते हैं, और ऊपर से क्या चल रहा है, पूरा गोदी मीडिया इस समय कर रहा है कि सबसे बड़े आरोपी तो नाना पटोले और सुप्रिया सुले हैं, वो बिटकॉइन जो है। और नाना पटोले कह रहे हैं मैं किसानों की राजनीति करता हूँ, ये बिटकॉइन क्या चीज है ये मेरे को पहले समझा दीजिए आप। लेकिन जो है अब उन्होंने अपना एक नैरेटिव सेट करने के लिए एक चालू कर दिया। उनसे पूछना चाहिए कि भाई जब तक विनोद तावड़े पकड़े नहीं गए थे, तब तक ये बिटकॉइन कहाँ था आपका, और अचानक ये कैसे मतलब सरफेस हो गया, कैसे ये सामने आ गया। मतलब मेरा ये है कि इनका जो मतलब पूरा का पूरा ये जो एक आईटी सेल है, वो इस तरीके से काम करता है कि वो अपने नैरेटिव हर स्तर के ऊपर हर परिस्थिति के अंदर बनाने के हम्म। लिए वो तैयारी रहते हैं। और अब आप जो जी। उत्तर प्रदेश के डॉक्टर अंदर सेना देख रहे हैं, मेरे पास जी। में जी। सुबह से जो आई है, मैं आपको बताऊं कि हमारे जी। साथियों ने जिस तरीके से जो जानकारी भेजी है, अब उसके अंदर तो ये है कि कटहरी विधानसभा एक है, वहां पर तो मनरेगा की काम चल रहा है पूरे विधानसभा में। अब जो मुखिया लोग हैं उनको बोल रहा, अब वो सब लोग जो है मनरेगा का काम करा रहे हैं। अब मनरेगा का काम करा रहे हैं तो कम से कम मजदूर को एक दिन की मजदूरी मिलेगी, तो वो वोट डालने नहीं जा रहा, वो मनरेगा के काम में लगा हुआ है। मतलब इस तरीके की स्थिति है। और आपको ये भी मालूम है, ये कुंदकी के अंदर तो वहां पे जो प्रत्याशी हैं उन्होंने कहा है कि भैया इसका तो जो चुनाव जिस तरीके से फर्जी तरीके से चल रहा है, इसको रद्द करने का काम करना चाहिए। और एक एक अगर शिकायत हम लें, और मैं इस बारे में जो बात आपने उल्लेख किया, समाजवादी पार्टी को इस बात के लिए, अखिलेश यादव जो है उनको इस बात के लिए बधाई दी जानी चाहिए कि उन्होंने इतनी मुस्तैदी से पूरी बात को लिया कि इलेक्शन कमीशन जो कि कठपुतली के तौर पर जाना जाता है, कोई केचुआ कहता है, कोई कठपुतली कहता है, उनको भी जब बिल्कुल ही क्लियर कट केस, जब वीडियो दे दिए, फोटो दे दिए, रिकॉर्डिंग भेज दी, तब उन्हें जाकर के कार्रवाई करनी पड़ी। लेकिन वो कार्रवाई वैसी ही कार्रवाई है जैसी कि जो पूरी की पूरी डायरी थी। लोग एक जो आया है सामने विनोद तावड़े की, उसमें 15 करोड़ की एंट्री थी, और बाद में पकड़ा गया कुछ लाख रुपया पकड़ा गया। तो ये तो एक पुराना तरीका है कि मतलब हजारों करोड़ की ड्रग्स जो है अडानी के जब पोर्ट से पकड़ी जाती है तो बताया जाता है कि 2-4 हजार करोड़ की ही केवल जो है वो जब्त की जाती है। तो ये पुलिस का पुराना तरीका है लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए, और ये बताने के लिए कि भाई देखिए नहीं, पुलिस ने भी एक्शन करने का काम किया है। इसीलिए कि सुबह से जब ये शिकायत आ रही थी, तो पहली शिकायत के ऊपर ही अगर इलेक्शन कमीशन कार्रवाई करता, तो जो 12 और 3 बजे तक की जो नौबत आ गई, वो नौबत बिल्कुल नहीं आती। और फिर अखिलेश यादव को जी। जो अभी अपील करनी पड़ी है कि भाई आप सब लोग निकलिए, जब 7 या 9 हम्म। लोग जब सस्पेंड हो गए हैं, और भी लोग सस्पेंड होंगे जो गलत तरीके से आईडी चेक कर रहे हैं। और इस बात की आशंका जो है कल ही कर दी थी, समाजवादी पार्टी ने कल ही कह दिया था कि पुलिस बल का इस्तेमाल करके लोगों की, महिलाओं की आईडी चेक करके इस तरीके से किया जाने वाला है। क्योंकि अफसर जो हैं, अफसरों के अंदर ठीक है अफसर नौकरी कर रहा है, आज वो दबाव में है बाबा के, लेकिन तमाम सारे लोग ऐसे हैं जो आज भी जो है सच्चाई के साथ में खड़े हैं। और इसीलिए उसी के माध्यम से इंफॉर्मेशन मिलती है, उसी के माध्यम से जी। एक तरीके की पूर्व चेतावनी देने का काम किया गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी को एक तो अंदर से चैलेंज मिल रहा है, मतलब दिल्ली भी नहीं चाहता कि यूपी जीते, फिर उनके डिप्टी भी नहीं चाहते कि जो है यूपी जीते, तो वो अपने पार्टी के कंट्रडिक्शन से भी जूझ रहे हैं, और जो है नीचे पीडीए से भी जूझ रहे हैं। तो फाइनल राउंड में जो बचता है वो पैसा बचता है, और वो जो है वो ताकत बचती है। अब एक नए नए तरीके से देखिए, अलग अलग तरीके अगर आप देखें बुशरा जी, तो पहले क्या किया जी। जाता था, पहले किया जाता था कि भाई आपने एक इलाके के अंदर जो विपक्ष के जो जहां पे ज्यादा मतदाता हैं, आपने उनके नाम ही पूरे डिलीट कर लिए।
अब इस बार समाजवादी पार्टी ने अगर उसकी मुस्तैदी अगर दिखाई और वो नाम डिलीट अगर नहीं हो पाए, तो अब आप उन्हें दूसरे तरीके से रोकने का काम कर रहे हैं। और अगर आप बहुत कुछ हो जाएगा तो फिर ईवीएम के माध्यम से रोकने की कोशिश करेंगे, है ना। अब मैं ये भी चाहता जरूर हूं, क्योंकि बात तो ये 23 तारीख को आएगी, लेकिन कहीं ना कहीं पर ये बात का कंफर्मेशन होना ही चाहिए कि जब, है ना, आपका तो शो चलेगा, राजीव जी शाम जी के समय करते हैं, ये वाली बात पता चलनी चाहिए कि भाई ये बैटरी के ऊपर, ईवीएम के अंदर जो बैटरी लगती है उसकी जब सील होती है उसके ऊपर भी साइन कराए जाते हैं। ये बात राजीव कुमार जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बोली थी जब महाराष्ट्र का मामला, जब हरियाणा का मामला पूरा उठा था। तो हम तो उसको फैक्चुअली देखना चाहते हैं, क्योंकि हम जो है 9-10 चुनाव तो हम मतलब खुद ही लड़ लिए, और उसके बाद में हर चुनाव को जो है उसमें हम जाते हैं, तो हमारी समझ में तो कभी हमारी जानकारी में आया ही नहीं कि ऐसी कोई सील लग रही है कहीं पर। लेकिन अब जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर बोल रहा है तो उसकी बात को इस तरीके से नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता। और फिर अब ये भी देखना पड़ेगा कि अब ये जो पोलिंग है, कहीं पर अगर 27% चल रहा है, 39% चल रहा है, या जो है 47% चल रहा है, तो ये जाकर के फाइनल स्टेज में कहां पहुंचता है। क्योंकि हमको ये बात भूलना नहीं है कि 61% से 67% पहुंच गया था। आपको याद होगा हरियाणा के अंदर जो पूरा जी जी गोलमाल हुआ, तो फाइनल राउंड के अंदर तो अंतर जो आया वो 0.6% का अंतर आया। लेकिन जो वोट के अंदर जो अंतर आया, कि जब बताया गया कि 61% पोलिंग हुई और फाइनल राउंड में अगले दिन बताया गया कि 67% पोलिंग हुई। अब ये 6% का हिसाब किताब आज तक इलेक्शन कमीशन जो है हरियाणा के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज को या देश को वो नहीं दे पाया है। तो अब सवाल ये है कि ये भी एक पूरा मामला है। इसके साथ में जो बात को लेकर हमने हरियाणा के समय भी बातचीत की थी 17C फॉर्म का। अब 17C फॉर्म में इस बात को इसलिए भी बोल रहा हूं कि जो लोग आपका शो बहुत जी बड़े पैमाने पर देश में देखा जाता है, तो कम से कम 17C फॉर्म को लोड करने की बात हो जाए, है ना। हम लोगों ने देखा था तमिलनाडु के अंदर डीएमके ने सब कुछ लोड कर दिया था, मतलब इलेक्शन वहां पर समाप्त हुआ और 6-7 बजे तक जो है पार्टी ने हर बूथ का 17C लोड कर दिया, और इसलिए वहां पर रिजल्ट जो है वो अलग तरीके के आए। लेकिन यहां पर जिस तरीके के रिजल्ट आए, तो हम ये उम्मीद करते हैं इस बार ऐसे इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे पॉलिटिकल पार्टीज के जो पोलिंग एजेंट्स रहते हैं उनको, कि भाई वो बैटरी के की जो है चार्जिंग कितनी है उसको भी चेक करें। क्योंकि हमने हरियाणा के अंदर ये बात देखी थी कि जितनी डिस्चार्ज बैटरी थी वहां से जो है वो भाजपा जीत गई, और जहां पर जो है 99% चार्ज बैटरी थी वहां पर जो है वो बीजेपी जीत गई। तो ये जो पूरा मामला है, मतलब कि पूरा का एक मैनेज्ड जो एक शो रहता है, इसको भी कंट्रोल करने की बात, क्योंकि हमारा चुनाव का अनुभव हमको ये बताता है कि जो गड़बड़ जी होती है या तो एकदम शुरुआती दौर में होती है, जब पोलिंग शुरू होता है मॉक पोल के अंदर ही कुछ पोलिंग एजेंट्स को मैनेज करके, फिक्सिंग करके, ब्राइब करके, वहां पर ऐसा होता है कि एडिशनल वोट जो हैं जो मॉक पोल में डाले गए उसको बाद में एलिमिनेट नहीं किया, उसको जो है जी उसी के अंदर वो एडिशन के साथ में चला गया। उसी तरीके हम्म से जो आखिरी में होता है 5 बजे के बाद होता है। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो भी मतदाताओं ने अभी तक पोलिंग नहीं किया हो, चाहे झारखंड के हों, चाहे महाराष्ट्र के हों, चाहे यूपी के हों, उनको सबसे पहले जाकर के लाइन के अंदर लग जाना चाहिए। ये सबसे बड़ी हम्म बात है कि जितने लोग लाइन में लगेंगे उन सबका वोट डलवाना जो है वो जरूरी है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर के लिए, रिटर्निंग ऑफिसर को सुनिश्चित करना जरूरी है। तो इस समय सबसे बड़ा प्रिकॉशन ये है कि जो कार्यकर्ता हैं वो भी ये सुनिश्चित करें कि अधिक से अधिक जो भी लोगों ने मतदान नहीं किया है वो 5 बजे तक लाइन में लग जाएं, और ये भी सुनिश्चित करें कि आखिरी समय की जो पूरी गड़बड़ होती है कि उस समय भी जहां पर कमजोर पड़ जाती है कोई पार्टी, तो उसके पोलिंग जी एजेंट को या तो भगा देते हैं, या उसको मिला लेते हम्म हैं, या उसको खरीद लेते हैं। ये सब जो है, और 17C का फॉर्म उसको नहीं देते, तमाम सारी बातें जो होती हैं। हम्म मुझे लगता है कि हम्म उत्तर प्रदेश के अंदर और झारखंड के अंदर और जो है महाराष्ट्र के अंदर इस बार जिस तरीके की कांटे की टक्कर है, और जिस तरीके की ऑपोजिशन की तैयारी, इंडिया गठबंधन की जो तैयारी है, उसमें शायद इस तरीके की बातें ना हो पाए। लेकिन असल में जो आतंक है
उस आतंक के माध्यम से अगर चुनाव कराना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, और उसके अंदर चुनाव आयोग भी पार्टी बना हुआ है, तो ये बहुत कठिन हो जाता है। क्योंकि हम लोग तो यहाँ पर स्टूडियो बिल्कुल। बैठ के बात कर रहे हैं, जिसको गांव में रहना होता है, जिसको उसी बूथ पे रहना होता है, उन्हीं दबंगों से उसकी जिंदगी, उसको भर उसे झेलना है, उनसे मुकाबला कर पाना बहुत ज्यादा कठिन हो जाता है। रिसोर्सेस भी है, उनके पास ताकत भी है, सरकार भी उनके पास है, पुलिस भी उनके साथ है, तो बहुत अनइवन फाइट हो जी, जाती है। लेकिन जो बात जम्मू आनंद जी कह रहे थे कि जो पीपल्स पावर है, फाइनली वो जो धन शक्ति है उससे बार बार मजबूत साबित हुई है। और जो सुरक्षा बलों के को लेकर के तो मैं कह सकता हूं, क्योंकि मैंने उस पर ध्यान से कई चुनाव में देखा, जम्मू कश्मीर के अंदर तो मोटे तौर पर कहा जाता था कि सुरक्षा बल ही वोट डाल लेते हैं और वही वहां पे चुनाव करा लेते हैं, है ना। लेकिन वहां पर भी अभी आपने देखा, वहां पर भी इंडिया गठबंधन आ गया जी। और वहां पर भारतीय जनता पार्टी हार गई। तो मेरा मतलब है कि लोग मुकाबला करने को तैयार हैं। अब मार्जिन हर जगह पर बहुत कम रहने वाला है, तो इसलिए हम लोगों को मतलब मुख्य बात तो यही होगी कि निष्पक्ष चुनाव हो जाए और निष्पक्ष गिनती हो जाए, यही मुख्य बात है। जी। मुद्दे कितने नीचे तक पहुंचे हैं, मेरे पास जो जानकारी है, पीडीए का मुद्दा यूपी के अंदर बहुत स्पष्ट तौर पे नीचे तक पहुंचा है, और जो लोग वोट दे रहे हैं उन्हें मालूम है कि वो 27 की तैयारी के लिए वोट दे रहे हैं। झारखंड के अंदर तो पूरा का पूरा जो है सभी मुद्दे, जिस तरीके से कल्पना सोरेन, विशेष तौर पे हेमंत सोरेन और इन लोगों ने जो कैंपेन किया है, वो नीचे तक मुद्दे पहुंचा दिए हैं। और एनवीए के मुद्दे भी, चाहे वो 3,000 रुपया महिलाओं को जो देने की बात हो, लाडली बहनों को, या 4,000 रुपया बेरोजगारों को बात हो, या 3 लाख रुपए का कर्जा मुक्ति की बात हो किसानों की, ये सब जी। मुद्दे नीचे तक पहुंचे। मैं 7 दिन था वहां पर, मैं ये बात महाराष्ट्र के कई इलाकों के अंदर, मैं विदर्भ से लेकर के और मराठवाड़ा के और पश्चिम महाराष्ट्र के अंदर देख करके आया हूं, और बंबई के अंदर भी कम से कम 3-4 सीटों के ऊपर गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुद्दे तो नीचे पहुंचे हैं और लोग मुद्दों के ऊपर वोट करेंगे। ये जो पूरा एक लगातार चलता रहा झारखंड के अंदर जो चला कि भले ही बिजली जो है अडानी जी की वो बांग्लादेश चली जाएगी, है ना, और सब कुछ उनके उद्योग वहां लग जाएंगे, लेकिन बांग्लादेशी नहीं होना चाहिए। और बांग्लादेशी अगर आ जाएंगे तो झारखंड का पूरा कल्चर समाप्त हो जाएगा, आदिवासियों की संस्कृति खतरे में पड़ जाएगी। ये जो पूरा नैरेटिव गढ़ने का काम हेमंत बिश्व शर्मा ने किया, और ऐसे व्यक्ति का तो मेरे को लगता है कि ऑपोजिशन को ये केवल झारखंड पे नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को इस देश के अंदर मुख्यमंत्री बने रहने का अधिकार ही नहीं है, जो कि हेट स्पीच करता हो और जो कि संविधान विरोधी जो है काम करता हो। उसका हर भाषण ऐसा है कि जिसके ऊपर केस चलना मतलब लाजमी है। अब अगर इलेक्शन जी, कमीशन बिल्कुल। कुछ नहीं काम कर रहा, हमारा सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका था हेट स्पीच के ऊपर, वो भी कुछ काम नहीं कर रहा, उसे तो स्वतः संज्ञान ले लेना चाहिए ना। असल में एक है बिल्कुल। ना, सुप्रीम कोर्ट का भी एक इकबाल होना चाहिए। तो सुप्रीम जी। कोर्ट अपनी जो बातें डॉक्टर कहता जी, है, बड़े डॉक्टर कड़े सुनीलम, मेरे पास इंस्ट्रक्शंस और कुछ देता है। महत्वपूर्ण सवाल हैं जी आपके जी लिए। जी। जी मैं आपके पास लौट रही हूँ, क्योंकि 1-2 और महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो यहाँ पर कहना ज़रूरी है, और फिर मेरे पास आपके लिए सवाल है, मैं आपके पास लौट रही हूँ। जम्मू आनंद जी, सवाल यहाँ ये भी है कि आपसे कुछ देर में एग्ज़िट पोल भी शुरू हो जाएँगे और उसके ज़रिए भी एक नया खेल करने की कोशिश की जाएगी। ओपिनियन पोल तो इस बार उस तरह से नहीं किए गए हैं, शायद हरियाणा के बाद वो मीडिया जो कि गुलाम मीडिया की कैटेगरी में आता है, वो भी शायद डर गया, और ओपिनियन पोल तो उस तरह से नहीं किए गए, लेकिन एग्जिट पोल को लेकर प्रचार किया जा रहा है, वो भी हमें देखने के लिए मिल जाएगा, और उसके जरिए भी कई खेल होते हैं और कई महत्वपूर्ण बातें अभी डॉक्टर सुनीलम ने यहाँ पर कही हैं। उनमें से महत्वपूर्ण बात है जो बैटरी है उसकी, उसके अलावा आज तो वोटिंग हो जाएगी जैसे तैसे करके, हम जो तस्वीरें देख रहे हैं वो सब कुछ, लेकिन उसके बाद स्ट्रांग रूम की निगरानी, यानी कि एक एक वोट की निगरानी, एक एक वोट को कैसे हिफाजत की जाए, ये सब जिम्मेदारी अब विपक्ष की हो जाती है, क्योंकि वो ना हो जाए जो हरियाणा में हुआ था। इसलिए महाराष्ट्र और झारखंड में और उत्तर प्रदेश में वो मुस्तैदी दिखाना बेहद जरूरी है, ताकि 23 तारीख को वो हो जो जनता ने तय किया है। आपकी आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट कर लीजिए। आवाज नहीं आ रही है। मैं ये जी आ रही है समझता आपकी हूं आवाज। कि बार बार हरियाणा को बीच में लाकर हम महाराष्ट्र को नहीं समझ सकते। हम्म महाराष्ट्र की
राजनीतिक परिस्थिति, सामाजिक परिस्थिति एकदम अलग है और हरियाणा की अलग थी। दूसरी बात ये है कि हरियाणा में जितने ये जो सर्वे करने वाली एजेंसीज थी, उन्होंने जो हाइप खड़ा किया था, उतना क्लेम तो कांग्रेस भी नहीं कर रही थी। कांग्रेस तो कह रही थी कि हम 50-55 तक चले जाएंगे, लेकिन जो चुनाव लड़ नहीं रहे थे, गोदी मीडिया के जमाने में और मोदी सरकार के जमाने में वो तमाम एजेंसियां कांग्रेस की तूफान बता रही थी। तो हरियाणा एक अलग मैदान है, महाराष्ट्र एक अलग मैदान है। महाराष्ट्र में दो अलायंस के बीच में चुनाव हो रहा है और दोनों अलायंस में 3-3 पार्टियां हैं और ये सारी पार्टियां अपने अपने ढंग से महाराष्ट्र के अंदर अपना अस्तित्व रखती है। इस वक्त महाराष्ट्र विकास आघाड़ी का जो अलायंस है, इसका पॉलिटिकल और सोशल रीच महायुति के तुलना में ज्यादा बड़ा है और इसीलिए निगरानी का जहां तक सवाल है, यहाँ ज्यादा विपक्ष मजबूत है और सिर्फ मजबूती नहीं, विपक्ष यहाँ जीतने जा रहा है। तो इसके लिए महाराष्ट्र लेकिन जम्मू आनंद जी, अगर वोटिंग परसेंटेज आखिर में जब शाम तक अमूमन पता चल जाया करता था, लेकिन अभी लोकसभा से हम ये नया ट्रेंड देख रहे हैं कि 2-2 दिन बाद तक जो है अपडेट होता है। वोटिंग परसेंटेज अगर बढ़ा दिया जाए, खासतौर पर वहां पर जहां मार्जिन कम है, जहां पर विपक्ष के चांसेस जो है वो ज्यादा हैं, तो फिर ऐसे में क्या किया जाए? एडीआर से लेकर कई ऐसी एजेंसीज हैं जिनकी रिपोर्ट्स हमारे सामने आई हैं जो सीधे तौर पर बताती हैं कि गड़बड़ियों के बारे में, जो सीधे तौर पर बताती है कि कैसे वोटिंग परसेंटेज बढ़ाया जा रहा है, 5-5, 6-6% तक बढ़ाया जा रहा है। तो ये क्या आपको नहीं लगता कि ये भी एक तरह का खेल है जो नए तरीके से शुरू किया गया है? ऐसा है, जब निगरानी की बात आती है ना, तो निगरानी हर खिड़की पे है, निगरानी हर दरवाजे पे है और निगरानी हर वेंटिलेटर पे भी है, वेंटिलेशन पे भी है। तो ऐसा नहीं है ना तावड़े जैसे को पकड़वा ला। देखो, तावड़े को इलेक्शन कमीशन की यंत्रणा ने नहीं पकड़ी, तावड़े को पुलिस ने नहीं पकड़ी, तावड़े को कार्यकर्ताओं ने पकड़वाया। तो ये निगरानी का बेहतरीन उदाहरण है। अब उसमें कई, चाहे कोई भी थ्योरी आप लाइए कि उसको निपटाया गया, उनको वगैरह वगैरह, वो अपनी जगह है, लेकिन सड़क पे तो उतरे कौन, उस होटल में घुसे कौन, उसको घेरे कौन और भागने दिए नहीं और पुलिस पे दबाव बनाया कौन? तो ये सारी चीजें लोगों ने किया है। तो इसके लिए महाराष्ट्र में ये आसान नहीं है कि चुनाव आयोग अपने ढंग से खेल अब कर देगा। वो दिन लद गए हैं क्योंकि हर घटना से लोग भी और पार्टियां भी और अपोजिशन भी सीखती है और उस ढंग से अपने आप को तैयार भी करती है। इसके लिए वो 17 नंबर का फॉर्म हो या स्ट्रांग रूम की निगरानी करने का सवाल हो, इन सब पे महाराष्ट्र के अंदर मुस्तैदी के साथ, भाई इसी महाराष्ट्र में लोकसभा की 31 सीट तो महाविकास आघाड़ी ने जीती ना, 3 सीटें बहुत कम मार्जिन से हारी और 2 सीटें ऐसी थी कि जहां उम्मीदवार सही दिए नहीं गए थे। तो निगरानी तब भी थी, निगरानी अब भी, अभी तो ज्यादा निगरानी है क्योंकि विधानसभा का जो चुनाव है वो ज्यादा कांटे की हो जाती है। तो इसके लिए हरियाणा कोई मायने नहीं रखता यहाँ पर। महाराष्ट्र अलग है। महाराष्ट्र में चुनाव आयोग भी घबराया हुआ है। चुनाव आयोग को भी लग रहा है कि लोगों की निगाहें बहुत है और इसीलिए आपने देखा होगा ये एजेंसी वाले जो है ना, उन्होंने क्या चलाया इस बार, उन्होंने एक नई चीज चलाई। वो ये कह रहे थे कि देखो अगर 155-50 जीतेंगे तो सरकार टिका नहीं पाएंगी महाराष्ट्र विकास आघाड़ी, क्योंकि हम सब जानते हैं कि गोवा में क्या हुआ था और मध्य प्रदेश में क्या हुआ था वगैरह वगैरह। तो एक नया नैरेटिव जो है वो एजेंसियां चलाने लगी कि यहाँ वो ये जान रही थी कि हम बीजेपी को इतना निराश नहीं कर सकते जो हमारी एक सीमा है। और दूसरे तरफ हरियाणा से सबक सीखने के बाद वो महाविकास आघाड़ी का इतना भी उत्साह बढ़ाना नहीं चाह रहे थे कि एक बेहतरीन जीत सुनिश्चित हो जाए।
तो उन्होंने एक नया जो है शगुफा छोड़ने का काम किया कि ये 150 भी जीत जाएंगे तो क्या फायदा होगा, 15-20 तो कभी भी खरीद लेंगे बीजेपी वाले, अडानी वाले। जब तक वो 180 ना जीते तब तक सरकार न बन सकती है, न बन गई तो टिक नहीं सकती। तो ये एक नया इनडायरेक्टली महाविकास आघाड़ी से लोगों को दूर करने का एक तरीका ढूंढा गया, लेकिन वो ज्यादा चला नहीं। अल्टीमेटली क्या हुआ कि चुनाव के पहले महाराष्ट्र विकास आघाड़ी को एज दिखाना, यही अपने आप में महाराष्ट्र विकास आघाड़ी को जीत के करीब ले जाने का एक कारण बन गया है। और उसके बाद ये जो देखिए, इस वक्त बीजेपी की कोई स्ट्रेटेजी काम नहीं आई, बीजेपी की कोई स्ट्रेटेजी काम नहीं आई। और इसीलिए भाई बटेंगे तो कटेंगे को लेकर जो माहौल बनाने के चक्कर में थे महाराष्ट्र में, नहीं चल पाया। क्यों नहीं चल पाया? आखिर दबाव किसका था? चुनाव आयोग का तो दबाव नहीं था। चुनाव आयोग ने तो कहा भी नहीं था कि बोर्ड हटाओ, ना ही मुंबई हाईकोर्ट ने उसकी संज्ञान ली। तो संज्ञान लेना क्यों पड़ा? और विश्व गुरु को 4 दिन में एक नया नारा देना पड़ा, सब है तो एक है तो सेफ है। अच्छा, एक है तो सेफ है तो आपको दूरबीन लेकर एक रहने तो ही सेफ रहते हैं, लेकिन जब आपने बटेंगे तो कटेंगे पे जब एक है तो सेफ की बात किए तो आप सबकी बात नहीं किए। आपने ये कहा कि ये बीजेपी वालों अगर अडवाणी साथ में है तो ही सेफ है, तो मतलब सेफ अडवाणी को करना है, तो वो भी पंचर हो गया वो मामला। भाई अल्टीमेटली महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के जीतने में सबसे ज्यादा अनसेफ अगर कोई होने वाले हैं तो वो नरेंद्र मोदी के परम मित्र अडानी होने वाले हैं। तो बीजेपी इस वक्त महाराष्ट्र के अंदर 2 हितों को साधने की लड़ाई लड़ रही है। एक, इस देश के सबसे बड़े पूंजीपति का जो हित है मुंबई बेचना, उस वैसे तो मुंबई में बहुत कुछ उनको दे दिया गया है, एयरपोर्ट उनको दे दिया गया है, इलेक्ट्रिसिटी उनको दे दी गई है, मीटर उनको दे दिया गया है, तो एक के बाद दिए जा रहे हैं। लेकिन जमीन और जमीन के ऊपर का एफएसआई और उस एफएसआई पे जो टीडीआर का जो खेल है, तो ये जो जमीन अगर अडानी के कब्जे में अगर आ जाए तो मुंबई का मालक हो जाएगा एक तरफ से। तो मुंबई में अडानी के हितों को भी बीजेपी को साधना है, और दूसरे तरफ पॉलिटिकली जो है अपना लोकसभा के बाद जो ग्राफ गिर रहा है उसको भी बचाना है। तो निगरानी महाराष्ट्र में इतनी मजबूत हुई है कि महाराष्ट्र इस वक्त मराठी अस्मिता पे लड़ रहा है। महाराष्ट्र इस वक्त मुंबई को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। महाराष्ट्र इस वक्त जो मुंबई का अपमान या महाराष्ट्र का अपमान जो हुआ है, सारे उद्योगों को जिस तरीके से गुजरात में लेके गए हैं, इसका अपमान, इसकी लड़ाई लड़ रहा है। पार्टियों को तोड़ना, परिवारों को तोड़ना, ये महाराष्ट्र की राजनीति या महाराष्ट्र के समाज जीवन का हिस्सा नहीं है। इसके अपमान की लड़ाई लड़ रहा है। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि बीजेपी बहुत सख्ते में है। बीजेपी के पास नेता नहीं रह गया है। बीजेपी के देखिए, तावड़े को निपटाने के पीछे बीजेपी का एक इंटरनल एंगल भी है। वो क्या है? क्योंकि सबको ये मालूम है कि जहां जहां बीजेपी जीत रही है, चीफ मिनिस्टर की चर्चा जिन नामों की होती है उनको चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया जा रहा है। चाहे मध्य प्रदेश हो, शिवराज सिंह चौहान को नहीं बनाया गया। राजस्थान में चर्चा चली, उनको तो बनाया नहीं गया। हरियाणा में जिनकी चर्चा चली उनको नहीं बनाया गया। तो जिनकी चर्चा नहीं होती है उनके नाम जो है, क्योंकि बीजेपी ने तो एक नया मापदंड तैयार किया है कि चुनावी जो संसदीय दल होती है वो तो चुनते नहीं है। बीजेपी का चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट मोदी के खीसे से बाहर आता है, और एक जादूगर सरकार वो खीसे से निकालता है। तो वैसे अब बीजेपी का जो जादूगर है मोदी, वो चीफ मिनिस्टर निकालते हैं अपने जेब से। चूल्हे में गए उनके जो
जीत के आने वाले एमएलए और उनकी संसदीय दल वो बोलते तुम अपने पास रखो, मैं दूंगा मेरे खीसे से मुख्यमंत्री। तो ये कहीं ना कहीं आशंका आ गई थी, क्योंकि पुनः मैं फिर से आऊंगा, ये नारा तो किसने दिया था? ये नारा दिया था देवेंद्र ने। देवेंद्र ने ये तो नारा नहीं दिया कि बीजेपी को जिताओ मैं तावड़े को लाऊंगा। जी फडणवीस ने तो बिल्कुल नारा ये दिया था, मी पुनः पुनः येईन, मी पुनः येईन, मैं फिर से आऊंगा, फिर से आऊंगा। तो उनको जब लगा कि ये इधर भी कहीं खेला ना कर दे जादूगर अपना, वो तो खीसे से देता है जी मुख्यमंत्री, तो कहीं खीसे से तावड़े को ना दे दे। तो इसके लिए प्लानिंग हुई है। कुल जमा मैं ये कहना चाहता हूं कि महाराष्ट्र के अंदर निगरानी जबरदस्त है। और जी कितना भी हो, चुनाव के नतीजे 3 दिन बाद है, तो 3 दिन में 5% का आंकड़ा बढ़ा देने की कोई मशीन अब चुनाव आयोग के पास नहीं, ठीक है ना। जी और इसलिए जी 17 नंबर जो है ना, वो शाम आते आते रात तक 17 नंबर ही चलने वाला है। और 17 नंबर 20 है, 21-22 को वैसे भी आपको जिसको क्या कहते हैं काउंटिंग की तैयारी करना है। और आप 23 तारीख के पहले इतना समय नहीं है इलेक्शन कमीशन के पास भी कि जो उस ढंग की मैनिपुलेशन कर ले। लोकसभा में इसलिए भी हो गया था, 7 चरणों में है, टाइम स्पैन बहुत मिला हुआ था। और 10 दिन बाद वो नए आंकड़े दे रहे थे। यहाँ तो 3 दिन में सरकार बन जानी है 23 तारीख के शाम तक। तो इसके लिए ये सब होना संभव नहीं है। और निगरानी जबरदस्त है। और इस निगरानी को ना ही नरेंद्र मोदी, ना ही अमित शाह, ना ही चुनाव आयोग, अब जो एक निगरानी रखने वाली पुलिस अफसरा थी यहाँ पर, उनको भी उनका भी तबादला हो गया। जी तो ये निगरानी की वजह से हुआ ना, रश्मि शुक्ला। जी जी तो निगरानी जबरदस्त है महाराष्ट्र में। ठीक है जी। और बहुत ही चंद लाइनों में, क्योंकि वक्त की बहुत कमी है और क्योंकि 5 बजे फिर से लाइव आप देख पाएंगे एग्जिट पोल और अब तक जितना चुनावी परसेंटेज रहा है उसको लेकर आप स्पेशल कार्यक्रम लगातार लाइव 5 बजे से आप डीबी लाइव पे देखेंगे। राजीव जब से कुछ ही देर में आपके साथ जुड़ेंगे। लेकिन चंद लाइनों में आपसे मेरा आखिरी सवाल डॉक्टर सुनीलम, कि अगर झारखंड और महाराष्ट्र में झारखंड में सरकार अगर बनी रहती है, महाराष्ट्र में अगर सरकार बदलती है, तो दिल्ली में क्या बदलेगा? बहुत संक्षेप में आपसे। तो बैसाखियों के ऊपर है, और जो लोग उन्होंने बैसाखी पे टिकाई हुई है वो भी असंतुष्ट हैं। ये वाली बात बार बार जो है पटना से तो बार बार ये खबर आती, खबर चलती भी है, फिर सेटलमेंट हो जाता है। लेकिन वो तो कभी भी सरकार, अगर ये बात तो एक तरीके से गारंटी के साथ में कही जा सकती है कि अगर लोग अभी भी, हम लोग ने जो कहा था कि 70 सीटें ऐसी हैं जहां पर मैंडेट चोरी हुआ है, अगर उसी को दुरुस्त कर दिया गया होता तभी ये जो है सरकार नहीं बन सकती थी। 400 की जगह 234 आए थे, तो वो सरकार बनाने का काम कर ही नहीं सकते थे किसी भी हालत के अंदर। लेकिन अगर दोनों जगह पर हो जाता है, मतलब महाराष्ट्र के अंदर सरकार अगर बन जाती है महाविकास आघाड़ी की और यहाँ पर एक कंटिन्यू सरकार करती है, तो मुझे लगता है कि 6 महीने की दिल्ली की सरकार के अंदर भी परिवर्तन आ जाएगा। लेकिन अब आप ये देखिए विश्वनाथ जी, किस तरीके की पॉलिटिक्स चल रही है। आपने सुरक्षा बलों का मतलब आप इस्तेमाल कर रहे थे, जैसा कि सुबह से शिकायत हुई। अब लॉरेंस बिश्नोई है, वो उनके कब्जे में है, वही धमकाता चमकाता रहता है सब। अब आप कितने जगह पर, अब मतलब आपको एक ऑपोजिशन है, वो लोगों के बीच में जाएगा। अब ये लॉरेंस बिश्नोई जो है वो फिर पप्पू यादव को धमकी देने का काम किया, हम देख लेंगे। अब तो बार बार आप जेल में बैठा करके अपोजिशन के लोगों को देखने की धमकी दिलवा रहे। बाबा सिद्दीकी का सरेआम मर्डर हो गया, अनिल देशमुख जो हैं गृह मंत्री रहे हैं, उनके ऊपर हमला हो गया। तो मतलब हर तरीके से आयेन केन प्रकारेण आप जो है हर तरीके का
मतलब धनबल का इस्तेमाल करके, बाहुबल का इस्तेमाल करके और भी जो कुछ जी, संभव है आपके लिए, आप चुनाव को जीतना चाहते हैं, मुझे लगता है कि ये लोकतंत्र के लिए ठीक रास्ता नहीं है। और जो लोगों ने बिल्कुल। मतदान किया है उन लोकतंत्र हुँ, को और संविधान को नजर में रख करके जो है मतदान करने का काम किया होगा, ऐसा मान करके चलते हैं। 23 तारीख के बिल्कुल। पहले जिस तरीके की गड़बड़ है, जो कहा जम्मू जी ने कि भाई नहीं हमें करना चाहिए हरियाणा, लेकिन मैं तो शुरुआत करता हूं कि बिहार के अंदर जो गड़बड़ हुई तो तेजस्वी यादव रह गए मुख्यमंत्री माफ़ बनने कीजिएगा से, डॉक्टर 15 सुनीलम, जगह मुझे पे गड़बड़ आपको हुई। रोकना फिर पड़ेगा। उत्तर प्रदेश जी, में ऐसे ही हुआ, फिर जनरल इलेक्शन में ऐसे हुआ, फिर हरियाणा में हुआ। तो इसलिए हमको ध्यान तो करना पड़ेगा, पुराने अनुभवों से सीखना पड़ेगा और जो गड़बड़े हैं बिल्कुल। उनको ना हो पाए इसके लिए हमको प्रयास करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया। बस मैं बिल्कुल। आखिरी आखिरी काफ़ी टिप्पणी कर दूं कि महाराष्ट्र एक जी, नया जी। अनुभव देने जा रहा है। चलिए, 23 तारीख को पता चल जाएगा कि किसकी बातों में कितना दम है। हालाँकि ये दोनों पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और अपने-अपने अनुभव यहाँ पर वो साझा कर रहे हैं और आपको जो उनके एक्सपीरियंसेज़ हैं, वो आपको बता रहे हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया आप दोनों ही मेहमानों का। डॉक्टर सुनीलम आपका भी, जम्मू आनंद जी आपका भी अपना कीमती वक़्त देने के लिए और आज के इस कार्यक्रम में अभी के लिए बस इतना ही। थोड़ा-सी देर के लिए आप रुकिए, छोटे-से ब्रेक के बाद आप फिर से लाइव देखेंगे। एग्ज़िट पोल के नतीजे भी आप देखेंगे और तमाम चीज़ें आप देखेंगे। अब से कुछ ही देर में राजीव जी आपके साथ जुड़ेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।